साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर जुलाई की वो तपती हुई दोपहर थी, जहां लू के थपेड़े इंसान के शरीर को ही नहीं बल्कि उसके सब्र को भी झुलसा रहे थे। बाहर की दुनिया में दिल्ली की चिर परिचित आपाधापी, वकीलों की बहस और ट्रैफिक का शोर था, लेकिन कोर्ट रूम नंबर 4 के भीतर का माहौल बाहर की चिलचिलाती धूप से बिल्कुल उलट, वातानुकूलित, सर्द और खामोश था। ये सर्दी सिर्फ एसी की नहीं थी, बल्कि उन रिश्तों की भी थी जो आज सरेआम कानून के ठंडे तराजू पर तौले जा रहे थे। कटघरे में खड़ा था रोहन, उम्र महज 38 साल, लेकिन उसकी गहरी धंसी हुई आंखों और सफ़ेद होते बालों को देखकर लगता था जैसे उसने अपनी उम्र से 2 गुना जीवन जी लिया हो। उसने फैब इंडिया का एक साधारण सा सूती कुर्ता पहना हुआ था, जिस पर पड़ी सिलवटें साफ चीख चीख कर बता रही थीं कि वो रातों से सोया नहीं है। उसके कंधों का झुकाव किसी ऐसे इंसान का था जो पूरी दुनिया का बोझ अकेले ढो रहा हो। ठीक उसके सामने विपक्षी वकील की भारी भरकम मेज के पास उसकी 2 सगी बहनें खड़ी थीं, सिमरन और तानिया। दोनों ने साउथ एक्सटेंशन के किसी महंगे बुटीक से खरीदी हुई डिज़ाइनर शिफॉन की साड़ियां पहनी थीं। उनके हाथों में ब्रांडेड लेदर बैग थे और हवा में उनके महंगे विदेशी परफ्यूम की तेज़ महक तैर रही थी, जो कोर्ट रूम की पुरानी फाइलों और सीलन की गंध को दबाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उनके ठीक पीछे उनके पति अंकित और गौरव किसी चतुर और लालची व्यापारी की तरह सीना ताने खड़े थे, जिनकी नज़रें सिर्फ एक अदृश्य तिजोरी पर टिकी थीं। मुद्दा था सफदरजंग एन्क्लेव में स्थित उनका पुश्तैनी मकान, शांतिकुंज। कभी वो घर बच्चों की किलकारियों और खुशियों से गूंजता था, लेकिन आज दिल्ली के आसमान छूते रियल एस्टेट मार्केट में उसकी कीमत 35 करोड़ रुपए आंकी जा रही थी। करोड़ों के इस आंकड़े ने खून के उस पानी को पूरी तरह सुखा दिया था जो कभी इन भाई बहनों की रगों में दौड़ता था। सिमरन और तानिया ने अपने ही भाई पर मुकदमा ठोक दिया था कि वो उन्हें अपने पिता की संपत्ति में उनका 1/3 कानूनी हिस्सा नहीं दे रहा है और पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाए बैठा है। जज साहब ने अपने चश्मे के पार से एक गहरी पैनी नज़र फाइल पर डाली और फिर कटघरे में खड़े रोहन की ओर देखा। कोर्टरूम की भारी खामोशी को चीरते हुए उनकी अधिकारपूर्ण आवाज़ गूंजी, मिस्टर रोहन, आपकी बहनों ने याचिका दायर की है कि आप सफदरजंग वाले पुश्तैनी मकान में उन्हें अपना बराबर का हिस्सा नहीं दे रहे हैं। इन्होंने ये भी दावा किया है कि आप अदालत के बाहर समझौता करने से भी इनकार कर रहे हैं। क्या आपको इस बंटवारे से कोई आपत्ति है? सिमरन के पति अंकित ने अपने वकील की तरफ देखकर एक कुटिल मुस्कान पास की। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि रोहन रोएगा, गिड़गिड़ाएगा या प्रॉपर्टी बचाने के लिए कोई कानूनी दांव-पेंच खेलने की कोशिश करेगा, लेकिन रोहन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे अपने भीतर के सारे तूफानों को एक जगह समेटकर शांत कर रहा हो। बिना किसी हंगामे, बिना किसी क्रोध या ऊंची आवाज़ के उसने बहुत ही ठंडे और स्थिर स्वर में कहा, नहीं जज साहब, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं आज अभी इसी वक्त उस मकान के 3 बराबर हिस्से करने को तैयार हूँ। रोहन के इस एक वाक्य ने कोर्ट रूम में एक अकल्पनीय हलचल सी मचा दी। सिमरन और तानिया ने अविश्वास से एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें लगा कि उनका शिकार बिना कोई संघर्ष किए ही उनके बुने हुए जाल में फंस गया है। जज साहब ने भी थोड़ी राहत की सांस ली। दिल्ली की अदालतों में सालों साल चलने वाले, पीढ़ियां गुजार देने वाले ये पारिवारिक झगड़े अगर पहले ही सुनवाई में सुलझ जाएं तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होता। तो क्या अदालत ये मान ले कि आप बिना किसी विरोध के अपनी दोनों बहनों को उनका कानूनी हिस्सा देने के लिए पूर्ण रूप से राजी हैं? जज साहब ने अंतिम पुष्टि के लिए पूछा। हाँ जज साहब, बिल्कुल राजी हूँ। मैं अपनी दोनों बहनों की ओर देखता हूँ जिनकी आंखों में करोड़ों रुपए मिलने की चमक साफ झलक रही है। फिर उसने अपनी नज़रें वापस जज साहब की आंखों में गड़ाई और कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर मेरी दोनों बहनों और उनके पतियों को मेरी वो एक शर्त मंजूर है तो मैं अभी इसी वक्त इसी मेज़ पर बंटवारे के कागजात पर दस्तखत कर दूंगा। शर्त सुनते ही अंकित का चेहरा तन गया। उसने फुसफुसाते हुए अपने वकील से कहा, देखा, मुझे पता था ये आदमी कोई ना कोई दिल्ली वाली चाल जरूर चलेगा। वकील तुरंत अपनी कुर्सी से उछला। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, कानून किसी शर्त का मोहताज नहीं है। बेटियों का पिता की संपत्ति पर जन्म सिद्ध और बिना किसी शर्त के अधिकार है। ये आदमी अदालत को गुमराह कर रहा है। जज साहब ने अपना हाथ उठाकर वकील को सख्त लहजे में शांत किया। काउंसिल, पहले उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। फिर उन्होंने रोहन से कहा, बताइए मिस्टर रोहन, क्या शर्त है आपकी? उस पल कोर्ट रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। वहाँ मौजूद हर शख्स, यहाँ तक कि टाइपराइटर पर उंगलियां चला रहा क्लर्क भी रुक गया। रोहन ने कटघरे की लकड़ी को मजबूती से पकड़ा, मानो खुद को चक्कर खाकर गिरने से बचा रहा।
जज साहब, कानून कहता है कि पिता की संपत्ति पर संतानों का बराबर अधिकार है, लेकिन क्या विरासत में सिर्फ ईंट पत्थर का करोड़ों का मकान और बेशकीमती जमीन ही आती है? नहीं, संपत्ति के साथ दायित्व भी आते हैं। मेरे पिता जब इस दुनिया से गए तो वो सिर्फ वो सफदरजंग का घर छोड़कर नहीं गए थे। पिताजी को लास्ट स्टेज का गैस्ट्रिक कैंसर था। दिल्ली के उस महंगे प्राइवेट अस्पताल में उनके 3 साल चले इलाज, 42 कीमोथेरेपी और आईसीयू के भारी भरकम बिल चुकाने के लिए मैंने बैंक से 35 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया था। वो लोन आज भी मेरे नाम पर चल रहा है और मैं अपनी आधी से ज्यादा सैलरी उसकी ईएमआई में भरता हूँ। रोहन की आवाज़ थोड़ी भारी हुई, गला रूंधा, लेकिन उसने खुद को टूटने नहीं दिया। और दूसरी सबसे बड़ी विरासत है हमारी 78 वर्षीय माँ। वो माँ जो पिछले 4 सालों से लकवे का शिकार है। अल्जाइमर ने उनकी याददाश्त को इस कदर खोखला कर दिया है कि उन्हें ये भी नहीं पता होता कि कब उन्हें भूख लगी है और कब उनका शरीर बिस्तर पर ही मलमूत्र त्याग देता है। जज साहब, मेरी शर्त सिर्फ इतनी है कि अगर उस पुश्तैनी मकान के 3 बराबर हिस्से होंगे तो उस 35 लाख के कर्ज के भी 3 बराबर हिस्से होंगे। मेरी दोनों बहनें आज अदालत में ये हलफनामा दें कि वो अपने हिस्से का 11,66,000 रुपये का कर्ज चुकाएंगी। रोहन की बात सुनते ही सिमरन और तानिया के पतियों के चेहरों की रंगत उड़ गई, मानो किसी ने उनके पैरों तले से जमीन खींच ली है। लेकिन रोहन अभी रुका नहीं था। उसने एक और धमाका किया, और सिर्फ कर्ज ही नहीं, माँ के बचे हुए जीवन के भी 3 हिस्से होंगे। साल के 12 महीनों में से 4 महीने माँ सिमरन के उस आलीशान अपार्टमेंट में रहेंगी, 4 महीने तानिया के घर और बाकी के 4 महीने मेरे पास। वे दोनों अपनी आधी मृत माँ की सेवा करने, रात के 2 बजे उनके गंदे डायपर बदलने और उन्हें अपने हाथों से नहलाने का बराबर हिस्सा लेंगे। अगर इन्हें करोड़ों की संपत्ति के साथ साथ पिता का कर्ज और माँ का बीमार लाचार बुढ़ापा बराबर हिस्से में मंजूर है तो मुझे ये बंटवारा आज ही मंजूर है। रोहन की इस हैरत अंगेज शर्त ने कोर्ट रूम में जैसे सन्नाटे का एक भारी बवंडर ला दिया था। जो वकील अभी तक बड़ी बड़ी कानूनी धाराएं बखा रहा था, उसके माथे पर एसी की ठंडक के बावजूद पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। सिमरन और तानिया के चेहरे सफेद पड़ चुके थे। ये कोई कानूनी दांव पेच नहीं था, ये भीतर तक टूट चुके एक अकेले भाई का वो दर्द था जिसने लालच के इस खौफनाक खेल में आज खून के रिश्तों को सरेआम बेपर्दा कर दिया था। अतीत के पन्ने को पलटे तो सफदरजंग एन्क्लेव का वो पुश्तैनी मकान शांति कुंज हमेशा से करोड़ों की संपत्ति नहीं था। 90 के दशक में जब रोहन के पिता दीनानाथ जी ने अपनी पाई पाई जोड़कर ये घर बनाया था, तब ये एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार का आशियाना घर था। दीनानाथ जी एक सरकारी कर्मचारी थे और उनकी आय सीमित थी, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों रोहन, सिमरन और तानिया की परवरिश में कभी संस्कारों या खुशियों की कमी नहीं आने दी। रोहन बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल था। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन में टॉप करने के बाद उसकी आंखों में देश के सबसे बेहतरीन 20 स्कूल से एमबीए करने का सपना पल रहा था। उसने कैट की परीक्षा भी अच्छे अंकों से पास कर ली थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसी साल सिमरन ने साउथ दिल्ली के एक महंगे प्राइवेट फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने की जिद पकड़ ली। फीस इतनी ज्यादा थी कि दीनानाथ जी की रातों की नींद उड़ गई। एक रात रोहन ने अपने पिता को डाइनिंग टेबल पर हिसाब की डायरी के ऊपर सिर झुकाए परेशान बैठे देखा। उस एक पल ने 21 साल के उस लड़के को रातों रात बड़ा कर दिया। अगले ही दिन रोहन ने एमबीए का फॉर्म फाड़कर फेंक दिया और कनॉट प्लेस की एक मामूली सी नौकरी पकड़ ली। जब पिता ने कारण पूछा तो उसने हंसकर टाल दिया कि उसे अभी से कॉर्पोरेट का अनुभव लेना है। समय अपनी रफ्तार से भागा। सिमरन और तानिया बड़ी हो रही थीं और उनके शौक पूरी तरह से साउथ दिल्ली की चकाचौंध में ढल चुके थे। जब उनकी शादियों का वक्त आया तो दीनानाथ जी ने अपनी हैसियत से बढ़कर रिश्ते ढूंढे। सिमरन की शादी अंकित से हुई, जो गुड़गांव की एक मल्टीनेशनल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट था, और तानिया का विवाह गौरव से हुआ, जिसका दिल्ली में एक बड़ा एक्सपोर्ट का बिजनेस था। बेटियों की शादी में समाज और ससुराल वालों की नाक ऊंची रखने के लिए छतरपुर के एक महंगे फार्म हाउस को बुक किया गया। डिजाइनर लहंगे, शानदार केटरिंग और विदेशी सजावट के लिए दीनानाथ जी की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। उस वक्त भी रोहन ही था जिसने आगे बढ़कर अपने नाम पर 15 लाख रुपए का पहला पर्सनल लोन लिया, ताकि उसकी बहनों की विदाई में कोई कसर न रह जाए। शादियों के बाद दोनों बहनें अपनी हाई सोसाइटी लाइफस्टाइल में मग्न हो गईं। इसी बीच दिल्ली मेट्रो और इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार ने सफदरजंग की जमीन की कीमतों में आग लगा दी। शांति कुंज, जो कभी कुछ लाखों का था, अब रियल एस्टेट बाजार में 35 करोड़ का हो चुका था।
प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते ही अंकित और गौरव के व्यवहार में एक अजीब सी मिठास आ गई। वे अक्सर वीकेंड पर शांति कुंज जाने लगे, लेकिन उनकी नज़रें घर की दीवारों से ज्यादा उसकी कीमत पर टिकी होती थीं। फिर एक मनहूस दिन ये हंसता खेलता परिवार एक भयानक तूफान की चपेट में आ गया। दीनानाथ जी को खून की उल्टियां हुईं और साकेत के एक नामी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में टेस्ट के बाद पता चला कि उन्हें एडवांस स्टेज का गैस्ट्रिक कैंसर है। इलाज का खर्च इतना था कि आम आदमी की रूह कांप जाए। रोहन ने तुरंत अपनी बहनों को फ़ोन किया। शुरुआत में सिमरन और तानिया अस्पताल आईं, खूब रोईं, लेकिन जैसे जैसे कीमोथेरेपी के महंगे सेशन शुरू हुए और अस्पताल में समय देने की बात आई, उनके दौरे कम होने लगे। भैया, साउथ दिल्ली की लाइफ इतनी हेक्टिक है कि क्या बताऊं। बच्चों की पियानो क्लास है, अंकित के फॉरेन क्लाइंट्स आए हुए हैं, मैं चाहकर भी नहीं आ पाऊंगी। सिमरन ने फ़ोन पर अपना पल्ला झाड़ लिया। तानिया का बहाना था कि उसके किटी पार्टी के कमिटमेंट्स और गौरव के बिजनेस टूर के बीच वो वक्त नहीं निकाल पा रही। एक दिन जब अस्पताल का बिल अचानक लाखों में पहुंच गया तो मजबूर होकर रोहन ने अपने जीजा अंकित को फ़ोन किया और कुछ पैसों की मदद मांगी। दूसरी तरफ से अंकित की ठंडी कॉर्पोरेट आवाज़ आई, रोहन यार, मेरे सारे फंड्स प्रॉपर्टी में लॉक्ड हैं और प्रैक्टिकली सोचो डॉक्टर भी कह रहे हैं कि अंकल के बचने के चांस कम हैं। ऐसे में पानी की तरह पैसा बहाने का क्या मतलब। उस दिन रोहन के हाथ से फ़ोन फिसल गया। उसे समझ आ गया था कि मुसीबत के वक्त खून के रिश्ते भी अपनी औकात दिखा देते हैं। रोहन ने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी। उसकी पत्नी रिया, जो गुड़गांव की आईटी कंपनी में सीनियर एचआर थी, ने अपना सारा स्त्रीधन और गहने बेच दिए। रोहन ने 35 लाख का एक और भारी लोन अपने सिर ले लिया। लेकिन 3 साल के दर्दनाक संघर्ष के बाद दीनानाथ जी दुनिया छोड़ गए। पिता के निधन का असली सदमा मां सुशीला जी को लगा। ब्रेन स्ट्रोक के कारण उनके शरीर का आधा हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया और एल्जाइमर ने उनके दिमाग को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो ये भूल गईं कि वो कौन है। करोड़ों का घर था, लेकिन उसमें एक लाचार बीमार माँ थी और कर्जों में डूबा एक बेटा था। बहनें पिता की 13वीं के बाद अपने वातानुकूलित घरों में लौट गईं। माँ की देखभाल की सारी जिम्मेदारी रिया पर आ गई। जब नौकरानियों और नर्सों ने उस लकवाग्रस्त माँ की गंदगी साफ करने से हाथ खड़े कर दिए तो रिया ने बिना एक पल सोचे अपना इस्तीफा टाइप कर दिया। एक पढ़ी लिखी स्वाधीन कॉर्पोरेट महिला ने अपना शानदार करियर त्याग कर खुद को अपनी सास के डायपर बदलने, उन्हें चम्मच से खाना खिलाने और रात रात भर जागकर उनके कराहने को सुनने के लिए समर्पित कर दिया। जबकि इसी माँ की कोख से जन्मी बेटियां दिल्ली के किसी पॉश कैफे में बैठकर अपनी जिंदगी का लुत्फ उठा रही थीं। सफदरजंग एन्क्लेव के शांति कुंज में दीनानाथ जी की पहली बरसी का आयोजन रखा गया था। शांति पाठ खत्म होने के बाद जब मेहमान विदा हो गए तब घर के ड्राइंग रूम में एक अजीब सी बोझिल खामोशी छा गई। रोहन और रिया थके हुए एक कोने में बैठे थे, जबकि सिमरन, तान्या और उनके पति सोफे पर ऐसे जमे थे जैसे किसी कॉर्पोरेट बोर्ड रूम की अहम मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं। अंकित ने अपनी मर्सिडीज की चाबी को उंगली में घुमाते हुए गले को साफ किया और एक सधे हुए व्यावसायिक लहजे में बोला, रोहन यार, हम सब देख रहे हैं कि तुम और रिया बहुत परेशान हो। इतना बड़ा घर, ऊपर से आंटी जी की बीमारी और तुम्हारे सिर पर इतना भारी कर्ज। हमारा एक सजेशन था। कैसा सजेशन जीजा जी? रोहन ने थकी हुई आंखों से पूछा। देखो, साउथ दिल्ली का रियल एस्टेट मार्केट इस वक्त अपनी पीक पर है। मेरी एक बड़े बिल्डर से बात हुई है, वो इस प्लॉट के लिए 35 करोड़ रुपए नकद देने को तैयार है। तुम ये घर बेच दो, अपने लोन चुका लो और जो पैसे तुम्हारे हिस्से आएंगे उससे द्वारका या नोएडा एक्सटेंशन में कोई बढ़िया सा 3 BHK फ्लैट ले लेना। तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। रोहन अवाक रह गया। जिस घर की दीवारों में उसके पिता की सांसें रची बसी थी, उसे ये लोग प्रॉपर्टी का एक टुकड़ा मानकर नीलाम करने की योजना बना चुके थे। जीजा जी, ये घर मेरे पिताजी का मंदिर है। माँ की सांसें इस घर से जुड़ी हैं। वो भले ही अल्जाइमर्स की वजह से किसी को नहीं पहचानती, लेकिन इस घर के आंगन में ही उन्हें सुकून मिलता है। मैं ये घर कभी नहीं बेचूंगा। तभी सिमरन अपने महंगे सोफे से तनकर आगे आई। उसका प्यारी बहन वाला नकाब पूरी तरह उतर चुका था। भैया, तुम्हें क्या लगता है पिताजी ये प्रॉपर्टी सिर्फ तुम्हारे नाम वसीयत करके गए हैं? 2005 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बेटियों का भी पिता की संपत्ति पर बराबर का अधिकार है। मेरे बच्चों को अगले साल हायर एजुकेशन के लिए US जाना है। हमें पैसों की ज़रूरत है और मुझे भी अपने बुटीक की एक नई ब्रांच साउथ एक्स में खोलनी है। हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। रिया, जो अब तक चुपचाप सब सुन रही थी, उसका धैर्य जवाब दे गया। हक? किस हक की बात कर रही हैं आप दोनों? पिछले 1 साल में आप दोनों इस सफदरजंग वाले घर में एक बार भी ये देखने नहीं आई कि आपकी माँ जिंदा भी है या नहीं।
जब डायपर बदलने की बात आती है तो आपको अपनी हाई क्लास सोसाइटी याद आ जाती है, और आज करोड़ों की प्रॉपर्टी दिखी तो कानून का पाठ पढ़ाने आ गई। तुम बीच में मत पड़ो रिया, अंकित ने अपनी भारी आवाज में डपटते हुए कहा। जो हमारा कानूनी हक है वो हम लेकर रहेंगे, प्यार से नहीं दोगे तो हमें दिल्ली के वकीलों से बात करना अच्छे से आता है। उस दिन वे लोग बिना खाना खाए ही वहां से चले गए। ठीक 15 दिन बाद शांति कुंज के पते पर साकेत कोर्ट के एक नामी वकील का भेजा हुआ लीगल नोटिस आ गया। संपत्ति में बंटवारे का दावा। उस एक कागज के टुकड़े ने रोहन के भीतर बचे हुए भाई को हमेशा के लिए मार दिया था। अब वापस उसी साकेत कोर्ट के रूम नंबर 4 में कटघरे में खड़े रोहन ने जैसे ही अपनी वो हैरत अंगेज शर्त रखी कि करोड़ों की संपत्ति के साथ साथ 35 लाख के कर्ज और लकवाग्रस्त मां की सेवा के भी 3 बराबर हिस्से होंगे, तो कोर्ट रूम का माहौल पल भर के लिए सुन्न हो गया। अंकित और गौरव ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके शातिर दिमाग तेजी से कैलकुलेशन कर रहे थे। अंकित ने फुसफुसाते हुए गौरव से कहा, सोच क्या रहा है? 35 करोड़ के 3 हिस्से मतलब लगभग 12 करोड़ रुपए। अगर उसमें से 11-12 लाख का कर्ज चुकाना भी पड़े तो क्या घाटा है? और रही बात बुढ़िया को साथ रखने की, अरे हम साउथ दिल्ली में रहते हैं, किसी अच्छी प्लेसमेंट एजेंसी से 25-30 हज़ार देकर एक 24/7 फुल टाइम मेडिकल अटेंडेंट या नर्स रख लेंगे। हमें थोड़ी ना अपने हाथों से गंदगी साफ करनी है। पैसे फेंको, दिल्ली में सब काम हो जाता है। गौरव ने सहमति में सिर हिलाया और अपने वकील को इशारा किया। वकील ने तुरंत अपना सुर बदलते हुए जज साहब से कहा, योर ऑनर, मेरे क्लाइंट्स को रोहन की ये शर्त पूरी तरह मंजूर है। वे अपने हिस्से का कर्ज भी चुकाएंगी और अपनी बीमार माँ की सेवा करने को भी सहर्ष तैयार है। आखिर बेटियां भी तो माँ से प्यार करती हैं। सिमरन और तानिया ने अपनी आंखों में कुछ नकली आंसू भी ले आए। जज साहब, जो सालों से इस कुर्सी पर बैठकर इंसानी फितरत के अनगिनत काले रंग देख चुके थे, उन्होंने उन लालची चेहरों के पीछे छिपे अहंकार को तुरंत भांप लिया। उन्हें पता था कि बुजुर्गों की सेवा सिर्फ पैसे फेंककर खरीदी जाने वाली कमोडिटी नहीं है। जज साहब ने अपना चश्मा मेज पर रखा और एक गंभीर, कड़कती हुई आवाज में बोले, बहुत अच्छा, चूंकि दोनों पक्ष सहमत हैं, तो अदालत बंटवारे की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति देती है। लेकिन इस एक लेकिन ने अंकित और गौरव के चेहरों की मुस्कान को वहीं जमा दिया। लेकिन जज साहब ने आगे कहा, लेकिन अदालत अपनी आंखें बंद करके एक बीमार असहाय बुजुर्ग को सिर्फ आपके एक समझौते का हिस्सा नहीं बनने दे सकती। आप लोगों ने कहा है कि माँ की देखभाल करना आपके लिए आसान है और आप इसके लिए तैयार हैं। इसलिए इस अदालत का आदेश है कि संपत्ति के बंटवारे के कागजातों पर हस्ताक्षर होने से पहले 2 महीने का ट्रायल पीरियड होगा। ट्रायल पीरियड? सिमरन और तानिया के मुंह से एक साथ निकला। जी हाँ, जज साहब की आवाज में कोई नरमी नहीं थी। अगली सुनवाई से पहले माँ 1 महीने मिसेस सिमरन के घर रहेंगी और उसके बाद अगला 1 महीना मिसेस तानिया के घर। इस दौरान माँ की दवाएं, देखभाल, उनके गरिमापूर्ण जीवन और सुविधा की संपूर्ण जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ दोनों बेटियों की होगी। अगर इस दौरान माँ की देखभाल में कोई भी कोताही बरती गई या उन्हें कोई शारीरिक या मानसिक कष्ट हुआ तो बंटवारे का ये दावा उसी वक्त खारिज कर दिया जाएगा। और याद रहे, ऐसा होने पर आप दोनों बहनों और आपके पतियों पर सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत लापरवाही और क्रूरता का आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। जज साहब ने अपना हथौड़ा मेज पर जोर से पकड़ा। ये अदालत का आखिरी फैसला है। अगले 24 घंटे के भीतर सुशीला देवी को मिसेस सिमरन के घर शिफ्ट किया जाए। दिस कोर्ट इज अडजर्न्ड। सिमरन और तानिया के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी। उन्हें लगा था कि वो सिस्टम को चकमा दे देंगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दिल्ली की इस अदालत में न्याय की एक ऐसी बिसात बिछ चुकी थी जो उनके खोखले सोसाइटी स्टैंडर्ड की धज्जियां उड़ाने वाली थी। गुरुग्राम की गोल्फ कोर्स रोड पर स्थित वो पेंट हाउस सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि सिमरन और अंकित की हाई क्लास जिंदगी का एक जीता जागता विज्ञापन था। 34वीं मंजिल से नीचे रेंगता हुआ ट्रैफिक ऐसा लगता था जैसे वो दुनिया के सारे झमेलों से बहुत ऊपर आ चुके हैं। घर के भीतर इटालियन मार्बल की चमक, छत से लटकते झूमर और दीवारों पर टंगी महंगी पेंटिंग्स उस वातानुकूलित खामोशी को और भी आलीशान बना रही थी। लेकिन इस कांच और कंक्रीट के महल में उस दिन एक ऐसा मेहमान दाखिल हुआ जिसने इस बनावटी दुनिया की नींव हिला दी। दोपहर के ठीक 3 बजे रोहन की गाड़ी सोसाइटी के पोर्च में रुकी।
रिया ने जब व्हीलचेयर पर बैठी लकवाग्रस्त माँ को सिमरन के शानदार ड्राइंग रूम में धकेला तो माँ की धुंधली आंखें उस अजनबी और ठंडी जगह को देखकर घबराहट से फटी रह गईं। जैसे कोई बेजुबान जानवर कसाई खाने जाते वक्त खतरे को भांप लेता है, माँ ने अपने काम पे एकमात्र काम करने वाले हाथ से रिया का पल्लू कसकर पकड़ लिया। उनके सूखे होठों से मुश्किल से एक शब्द निकला, बहू। रिया की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने रोते हुए माँ के हाथ चूमे। चिंता मत करो माँ जी, आप सिमरन दीदी के घर पर हैं, मैं आऊंगी आपसे मिलने। रोहन ने भारी मन से माँ को गेस्ट रूम के बिस्तर पर लिटाया और बिना कोई शब्द कहे रिया के साथ वापस लौट गया। रात के खाने के बाद सिमरन ने हाथ में वाइन का ग्लास थामे अंकित से कहा, देखा, खामखा रोहन और रिया कोर्ट में महान बन रहे थे, माँ कितनी शांति से सो रही हैं। कल सुबह अपनी काम वाली कमला को 2000 रुपए एक्स्ट्रा थमा दूंगी, वही नहलाने से लेकर डायपर तक का सारा काम निपटा देगी। दिल्ली में पैसा फेंको, तमाशा देखो। अंकित ने भी हंसकर हामी भरी और दोनों इत्मीनान से सोने चले गए। लेकिन ये सुकून सिर्फ कुछ घंटों का मेहमान था। रात के करीब 2:30 बजे गेस्ट रूम से किसी भारी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आई। हड़बड़ाकर जब सिमरन और अंकित वहां पहुंचे तो नजारा खौफनाक था। माँ बिस्तर से औंधे मुंह नीचे गिर पड़ी थी। उनके माथे से खून रिस रहा था और अल्जाइमर की बेचैनी में उन्होंने अपना डायपर खींचकर फाड़ दिया था। उनका मलमूत्र अब सिमरन के बेशकीमती कश्मीरी कालीन पर फैल रहा था। पूरे कमरे में एक असहनीय दुर्गंध भर गई थी। क्या मुसीबत है ये? अंकित नाक पर रुमाल रखते हुए गुस्से से चिल्लाया, तुमने इन्हें डायपर ठीक से क्यों नहीं पहनाया था? सिमरन उबकाई रोकते हुए बोली, पहनाया था अंकित, पर इन्होंने फाड़ दिया। अंकित भड़क उठा, तो खड़ी क्या हो, साफ करो ये गंदगी। वो पैर पटकता हुआ वापस बेडरूम में चला गया। आधी रात को सिमरन, जिसने सालों से अपने हाथों से एक बर्तन तक नहीं धोया था, उबकाई लेते हुए जैसे तैसे अपनी माँ को साफ करने लगी। अगली सुबह जब नौकरानी कमला आई तो सिमरन ने उसे पैसों का लालच देकर माँ को साफ करने को कहा। कमला ने जैसे ही रजाई उठाई, बदबू से उसने तुरंत साड़ी का पल्लू नाक पर रख लिया और 2 कदम पीछे हट गई। माफ करो मेम साहब, हम झाड़ू पोछा कर देंगे, लेकिन किसी मरीज का मलमूत्र साफ करना हमारा काम नहीं है। कमला काम छोड़कर चली गई। अंकित ने कई प्लेसमेंट एजेंसियों में फोन घुमाया, लेकिन अल्जाइमर की क्रिटिकल मरीज के लिए 24 घंटे की ट्रेंड नर्स की भारी भरकम फीस सुनकर उसने फोन काट दिया। महज 3 दिन के अंदर सिमरन के उस आलीशान पेंट हाउस में महंगे रूम फ्रेशनर्स की जगह मल, मूत्र और दवाइयों की सड़ांध ने ले ली थी। छठे दिन अंकित के बॉस और कुछ विदेशी क्लाइंट्स डिनर पर आने वाले थे। अंकित के प्रमोशन के लिए ये पार्टी बेहद अहम थी। उसने सिमरन को सख्त हिदायत दी, माँ के कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक कर देना, अगर वो चीखें भी तो खोलना मत, मैं अपने बॉस के सामने कोई तमाशा नहीं चाहता। सिमरन ने माँ को नींद की गोली खिलाई और बाहर से दरवाजा भिड़ा दिया, लेकिन हड़बड़ी में वो कुंडी लगाना भूल गईं। रात के 9 बज रहे थे। ड्राइंग रूम में ब्लूज जैज म्यूजिक बज रहा था, स्कॉच के गिलास टकरा रहे थे और अंकित अपने बॉस के सामने बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट डील्स की बातें कर रहा था। तभी अचानक गेस्ट रूम का दरवाजा धीरे से खुला। म्यूजिक की धुन के बीच किसी के फर्श पर घिसटने की अजीब सी आवाज आई। सबकी नजरें हॉल के बीचों बीच गईं और वहां का दृश्य देखकर हर किसी की सांसें अटक गईं। सुशीला देवी फर्श पर रेंगती हुई बाहर आ गई थीं। बाल बिखरे हुए, अस्त व्यस्त कपड़े और आंखों में एक भयानक दहशत। सिमरन ने लापरवाही में सुबह से उनका डायपर नहीं बदला था। क्षमता से ज्यादा भर चुके उस डायपर से अब पीला बदबूदार यूरिन बाहर रिसने लगा था और अंकित के महंगे इटालियन मार्बल पर फैल रहा था। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? बॉस की पत्नी चीखकर पीछे हट गई। हर शख्स के चेहरे पर घृणा और आश्चर्य था। अंकित का चेहरा शर्म, क्रोध और बेइज्जती से तमतमा उठा। उसने और सिमरन ने हड़बड़ाते हुए माँ को घसीटकर वापस कमरे में धकेला, लेकिन पार्टी का माहौल पूरी तरह तबाह हो चुका था। मेहमान बिना खाना खाए अजीब सा मुंह बनाकर वहां से चले गए। दरवाजा बंद होते ही अंकित एक खूंखार जानवर की तरह सिमरन पर टूट पड़ा। तुमने दरवाजा लॉक क्यों नहीं किया? मेरे घर को पागल खाना बनाकर रख दिया है तुम लोगों ने, मेरा करियर बर्बाद कर दिया। सिमरन रोने लगी। अंकित, वो बीमार हैं, मैं अकेले क्या क्या करूं? अंकित चीखते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, कल के कल इस औरत को मेरे घर से निकालो, चाहे अपनी बहन के पास फेंक कर आओ या सड़क पर, मैं ये सब नहीं झेल सकता। घर के अंदर ये चीख पुकार मची ही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। अंकित ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए दरवाजा खोला। सामने गले में आईडी कार्ड लटकाए एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा था।
सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, मैं सोसाइटी के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से हूँ। एसी डक्ट की चेकिंग चल रही है, बस 2 मिनट लगेंगे। अंकित झुंझलाते हुए रास्ते से हट गया। वो व्यक्ति अंदर आया, लेकिन उसकी नजरें छत पर नहीं बल्कि सीधे गेस्ट रूम के उस अधखुले दरवाजे पर थीं, जहां फर्श पर पड़ी एक बूढ़ी असहाय औरत अपने ही आंसुओं और गंदगी के बीच सुबक रही थी। वो व्यक्ति कोई और नहीं, जज साहब द्वारा भेजा गया जांच अधिकारी रमन बख्शी था। बख्शी जी ने अपने दिमाग में उस आलीशान नर्क की पूरी तस्वीर दर्ज कर ली थी। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में सिमरन और अंकित के लिए एक खामोश लेकिन खौफनाक फैसला तय हो चुका था। अगली सुबह सिमरन ने बिना किसी को बताए अपनी मां को एक कैब में बिठाया और वसंत विहार स्थित अपनी छोटी बहन तानिया के घर भेज दिया। 1 महीना पूरा होने में अभी कई दिन बाकी थे, लेकिन सिमरन को अब कोर्ट के आदेश से ज्यादा अपने पति अंकित के गुस्से और अपनी हाई सोसाइटी इमेज की परवाह थी। तानिया के घर का माहौल सिमरन के घर से भी ज्यादा दमघोंटू और बनावटी था। तानिया का पति गौरव पूरी तरह से क्रूर, लालची और रुतबे का भूखा व्यापारी था। उसके लिए सुशीला देवी कोई इंसान नहीं, बल्कि 12 करोड़ रुपए हासिल करने के रास्ते में पड़ा एक अवांछित पत्थर थी। जैसे ही मां घर पहुंची, गौरव ने फरमान सुना दिया, तानिया, मेरे विदेशी क्लाइंट्स और तुम्हारे हाई प्रोफाइल बुटीक के कस्टमर्स दिन भर घर आते रहते हैं। मैं अपने ड्राइंग रूम में ये बीमारी और बदबू बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन्हें पीछे वाले सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट कर दो। वसंत विहार के उस आलीशान बंगले के पीछे बना वो सर्वेंट क्वार्टर किसी काल कोठरी से कम नहीं था। दिल्ली की जानलेवा उमस भरी गर्मी, ऊपर से टिन की छत और हवा आने का कोई रास्ता नहीं। कमरे में सिर्फ एक जंग लगा तख्त और एक खड़खड़ाता हुआ पंखा था। मां को घाव होने से बचाने के लिए रिया ने जो स्पेशल एयर मैट्रेस यानी हवा वाला गद्दा भेजा था, उसे तानिया ने ये कहकर नहीं लगाया कि इसकी मोटर दिन भर चलेगी तो बिजली का बिल ज्यादा आएगा और शोर से उसकी नींद खराब होगी। सुबह सुबह तान्या अपने बुटीक के काम में व्यस्त हो जाती। उसने एक सफाई वाली को कुछ पैसे देकर मां के पास सिर्फ खाना और पानी रखवाने का इंतजाम कर दिया था, लेकिन वो सफाई वाली भी मां की गंदगी साफ करने से घिन खाती थी। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली की उस भयंकर उमस और गर्मी में मां घंटों तक अपने ही मलमूत्र में सनी हुई उस घुटन भरे अंधेरे कमरे में पड़ी रहती। महज 3 दिन के अंदर ही मां की पीठ पर भयानक बेड सोर यानी घाव हो गए। दर्द के मारे वो दिन रात कराहती, लेकिन उस वातानुकूलित बंगले की मोटी दीवारों को चीरकर उनकी आवाज़ किसी के कानों तक नहीं पहुंचती थी। इधर सफदरजंग इनक्लेव में रोहन का बुरा हाल था। उसे हर पल ऐसा लगता जैसे उसकी माँ उसे पुकार रही है। घबराहट में सिमरन को फ़ोन मिलाया और वीडियो कॉल पर माँ को देखने की जिद की। सिमरन की हड़बड़ाहट और बहानेबाजी ने रोहन के मन में शक का बीज बो दिया। रोहन ने अपनी बाइक उठाई और दिल्ली के भारी ट्रैफिक को चीरता हुआ सीधा सिमरन के घर गुड़गांव पहुंचा। वहां मां को ना पाकर जब उसे सच्चाई का पता चला तो वो एक पल गवाए बिना वसंत विहार के लिए निकल पड़ा। रोहन आंधी की तरह तान्या के बंगले में दाखिल हुआ। कहाँ है मां? रोहन की जोरदार दहाड़ से तान्या की सहेलियां और ग्राहक सहम गए। तान्या हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। भैया, आप यहाँ क्यों आए हैं? दिखाई नहीं देता मेरी किटी चल रही है? जाइए यहाँ से। लेकिन रोहन किसी को सुनने के मूड में नहीं था। वो पागलों की तरह पूरे घर में मां को ढूंढने लगा। तभी घर के पिछले हिस्से से उसे एक क्षीण कांपती हुई आवाज सुनाई दी, पानी। रोहन दौड़कर उस सर्वेंट क्वार्टर तक पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, अंदर भभकती हुई गर्मी और सड़ाहट ने उसके होश उड़ा दिए। घुप अंधेरे में एक कोने में पड़े लकड़ी के तख्त पर सुशीला देवी पड़ी थीं। रोहन ने जैसे ही अपनी मां को करवट दिलाई, वे दर्द से चीख पड़ी। उनकी पीठ और कूल्हों पर बड़े बड़े घाव हो चुके थे, जिनसे मवाद और खून रिसकर तख्त पर जम गया था। माँ! रोहन दहाड़ कर रो पड़ा। मुझे माफ़ कर दो माँ, मैंने तुम्हें इन कसाईयों के हवाले कर दिया। उसने खुद को संभाला, फ़ोन निकाला और अपनी माँ की उस दर्दनाक हालत और उस सीलन भरे कमरे की तस्वीरें खींच लीं। फिर उसने एक साफ चादर में अपनी माँ को लपेटा, उन्हें अपनी बाहों में उठाया और तान्या की चिल्लाने की परवाह किए बिना बाहर निकलकर एक ऑटो रिक्शा रोका और सीधा एम्स अस्पताल की तरफ भाग गया। पीछे से तान्या घबराकर सिमरन और गौरव को फ़ोन मिलाया। सारी बात सुनकर गौरव ने तुरंत अपने वकील से बात की। वकील ने एक कुटिल मुस्कान से कहा, इसमें डरने वाली क्या बात है? जज साहब ने शर्त रखी थी कि माँ 1-1 महीना दोनों के पास रहेंगी। रोहन ने खुद कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है और जबरदस्ती गुंडागर्दी करके माँ को उठा ले गया है। अब हम कोर्ट में कहेंगे कि रोहन हिस्सा न देने के लिए ये सब नाटक कर रहा है।
उन्हें लगा कि बाजी उनके हाथ में है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि रोहन के फ़ोन में मौजूद वो तस्वीरें उनके सारे गुरूर और लालच को अदालत में हमेशा के लिए दफन करने वाली थीं। साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कमरा नंबर 4 आज किसी अंतिम फैसले के इंतजार में खामोश था। कटघरे के एक तरफ सिमरन और तानिया अपने पतियों अंकित और गौरव के साथ पूरे आत्मविश्वास से खड़ी थीं। उनके चेहरों पर दिल्ली की उस हाई सोसाइटी का गुरूर और करोड़ों रुपए जीतने की चमक साफ झलक रही थी। दूसरी तरफ रोहन और रिया शांत खड़े थे। रोहन की आंखों में एक अजीब सा सूनापन था, जैसे उसने अब इंसानी फितरत से सारी उम्मीदें छोड़ दी हों। सुनवाई शुरू होते ही विपक्षी वकील ने पूरी आक्रामकता के साथ अपनी दलील पेश की। योर ऑनर, जैसा कि अदालत ने तय किया था, मेरे मुवक्किल अपनी मां की पूरी सेवा कर रहे थे, लेकिन रोहन ने इस माननीय अदालत के आदेश की धज्जियां उड़ा दी। वो गुंडागर्दी करके अपनी मां को तानिया के घर से जबरदस्ती उठा ले गया। उसने उन्हें वहां अपना ट्रायल पीरियड पूरा ही नहीं करने दिया ताकि वो संपत्ति का हिस्सा हड़प सके। मेरी मांग है कि शर्त टूटने के कारण 12 करोड़ रुपए का 1/3 हिस्सा तुरंत मेरी दोनों मुवक्किलों को दिया जाए। अंकित और गौरव ने एक दूसरे को देखकर एक कुटिल मुस्कान साझा की। उन्हें लगा कि उनका बिछाया हुआ जाल बिल्कुल सही काम कर रहा है। लेकिन जज साहब ने बहुत ही शांति से वकील की पूरी बात सुनी, फिर अपना चश्मा उतारकर मेज पर रखा और एक सर्द आवाज में बोले, बहुत बढ़िया कहानी करी है आप लोगों ने। मिस्टर बख्शी, कृपया अब आप अपनी रिपोर्ट पेश करें। पीछे की सीट से रमन बख्शी अपनी फाइल लेकर आ गया। उन्हें देखते ही अंकित का चेहरा सफेद पड़ गया। हाँ, आप तो वही सोसाइटी के मेंटेनेंस वाले हैं, अंकित हकलाया। बख्शी जी ने एक तंज भरी मुस्कान से कहा, जी हाँ मिस्टर अंकित, एसी डक्ट की चेकिंग के बहाने में दरअसल आपकी इंसानियत का असेसमेंट करने आया था। फिर उन्होंने जज साहब की तरफ मुड़कर अपनी रिपोर्ट पढ़ना शुरू किया। योर ऑनर, मेरे पास 3 पुख्ता सबूत हैं। पहला, मेरी खुद की गवाही, जब मैंने अंकित के गोल्फ कोर्स रोड वाले आलीशान पेंट हाउस में बुजुर्ग माँ को फर्श पर अपने ही मलमूत्र के बीच बुरी तरह कांपते हुए देखा था। दूसरा, रोहन द्वारा खींची गई वो तस्वीरें जो साबित करती हैं कि बसंत विहार के करोड़ों के बंगले में रहने वाली तानिया ने अपनी मां को जानवरों की तरह एक बिना हवा वाले सर्वेंट क्वार्टर में सड़ने के लिए छोड़ दिया था। और तीसरा, एम्स के सीनियर डॉक्टरों की ये मेडिकल रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि भयंकर उमस और गंदगी में पड़े रहने के कारण मां की पीठ पर 3rd डिग्री बेड सोर हो गए थे और सिमरन ने उन्हें गैर कानूनी तरीके से भारी नींद की गोलियां दी थीं। अदालत में जैसे कोई बम फट गया हो। विपक्षी वकील के हाथ से फाइल छूटकर गिर पड़ी। जज साहब की कड़कती हुई आवाज गूंजी, मिसेस सिमरन और मिसेस तानिया, आप दोनों दिल्ली की हाई सोसाइटी का हिस्सा होने का दिखावा करती हैं, लेकिन असल में आपकी सोच किसी गटर से भी ज्यादा बदबूदार है। आपने अपनी सगी माँ को जीते जी नर्क भोगने पर मजबूर कर दिया। मिस्टर रोहन ने अदालत का आदेश नहीं तोड़ा, बल्कि अपनी मां की जान बचाई है। इस अदालत के पास पर्याप्त आधार है कि आप चारों को सीनियर सिटीजन प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अभी इसी वक्त गिरफ्तार करवा दें। अंकित और गौरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। सिमरन और तानिया फूट फूट कर रोने लगी और कटघरे में ही हाथ जोड़कर घुटनों के बल गिर पड़ी। ये अदालत सफदरजंग के शांति कुंज के बंटवारे की याचिका तत्काल प्रभाव से खारिज करती है। जज साहब ने अपना हथौड़ा पटका, फिर वो रोहन की तरफ मुड़े। मिस्टर रोहन, क्या आप अपनी मां के साथ हुई इस क्रूरता के लिए इन चारों पर पुलिस मुकदमा चलाना चाहते हैं? रोहन की आंखों में अथाह पीड़ा थी। उसने भरी हुई आंखों से अपनी बहन को देखा और कहा, नहीं जज साहब, मेरी माँ बच गई, मेरे लिए यही काफी है। मैं इन्हें जेल भेजकर अपने हाथों में कीचड़ नहीं लगाना चाहता, लेकिन आज से तुम दोनों मेरे लिए और मेरी माँ के लिए मर चुकी हो। आज के बाद शांति कुंज के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद है। रोहन ने जज साहब को सर झुकाकर प्रणाम किया और रिया का हाथ पकड़कर कोर्टरूम से बाहर निकल गया। महीने बीत गए। एम्स के डॉक्टरों और रिया की निस्वार्थ सेवा से मां के घाव भर चुके थे और उनके चेहरे पर एक सुकून लौट आया था। दूसरी तरफ अदालत में मिली उस जलालत के बाद अंकित और गौरव का सारा घमंड टूट चुका था। सिमरन और तानिया के पास आज हर सुख सुविधा, महंगी गाड़ियां और डिजाइनर कपड़े थे, लेकिन उनके पास अपना मायका नहीं था। वो उस दिल्ली शहर में अनाथ हो चुकी थीं, जहां त्योहारों पर बेटियां चहकते हुए अपने भाइयों के घर जाती हैं। आज रक्षाबंधन का दिन था। सफदरजंग वाले घर के आंगन में रोहन उदास बैठा था। उसे याद आ रहे थे वो दिन जब इस आंगन में राखी के दिन हंसी ठहाके गूंजा करते थे। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। तभी बाहर लोहे का बड़ा गेट धीरे से चरमराया। रोहन ने पलटकर देखा, गेट पर सिमरन और तानिया खड़ी थीं।
उनके चेहरे उतरे हुए थे, आंखें रो रो कर सूजी हुई थीं। उन्होंने आज कोई डिज़ाइनर साड़ी या महंगा परफ्यूम नहीं लगाया था और ना ही उनके लालची पति उनके साथ थे। वो अपना सारा अहंकार और साउथ दिल्ली का गुरूर अपने वातानुकूलित घरों में ही छोड़कर आई थीं। रोहन का चेहरा सख्त हो गया। तुम दोनों यहाँ क्यों आई हो? मैंने कहा था ना कि इस घर के दरवाजे। रोहन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि सिमरन दौड़कर आगे आई और सीधा रोहन के पैरों में गिर पड़ी। भैया, हमें गालियां दे दो, मार लो, लेकिन प्लीज हमसे हमारा मायका मत छीनो। हम पैसों के लालच में अंधी हो गई थीं। हमें कोई प्रॉपर्टी, कोई हिस्सा नहीं चाहिए। तानिया भी रिया के पैरों में गिरकर बिलखने लगी। भाभी, मुझे माफ कर दो, मैं रात को सो नहीं पाती। उस सर्वेंट क्वार्टर का अंधेरा मुझे डराता है। प्लीज भैया को बोलो ना कि हमें माफ कर दें। रोहन के भीतर क्रोध और खून के रिश्तों के बीच एक भयंकर द्वंद्व चल रहा था। तभी व्हीलचेयर पर बैठी माँ के कांपते हुए होंठ हिले। अल्जाइमर के उस घने कोहरे को चीरती हुई एक माँ की स्मृति ने अपनी बेटियों को पहचान लिया था। सिमरन, तान्या। माँ ने अपना एक हाथ हवा में उठाकर उन्हें अपने पास बुलाने की कोशिश की। दोनों बहनें दौड़कर अपनी माँ की गोद में सर रखकर दहाड़े मारकर रोने लगी। माँ, हमें माफ कर दो, हमने बहुत बड़ा पाप किया है। माँ ने अपने कांपते हाथों से अपनी दोनों बेटियों के सर पर हाथ फेरा। आखिर वो एक माँ थीं और माँ का हृदय तो समंदर से भी बड़ा होता है। रिया ने रोते हुए आगे बढ़कर रोहन के कंधे पर हाथ रखा। इन्हें माफ कर दीजिए रोहन, पिताजी का ये घर हमेशा के लिए टूट जाएगा तो उनकी आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। रिया के इन शब्दों ने रोहन के आंसुओं का बांध तोड़ दिया। वो अपनी बहनों के पास घुटनों के बल बैठा और दोनों को कसकर गले लगा लिया। तीनों भाई बहन ऐसे रो रहे थे जैसे बरसों की प्यासी मिट्टी पर पहली बारिश गिर रही हो। सारा लालच, सारा अहंकार और सारा दर्द उन आंसुओं में बहकर साफ हो रहा था। सिमरन ने अपने कांपते हाथों से एक राखी निकाली और रोहन की कलाई पर बांध दी। आज बहनों को समझ में आ गया था कि दिल्ली के करोड़ों के मकान से कहीं बड़ी दौलत उनके पास पहले से ही थी, उनका मायका और उनके भाई का निस्वार्थ प्यार।